हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करने वाले हैं आरटीकेस। आरटीकेस इट मीन्स रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। आरटीकेस क्या होते हैं? आरटीकेस एक टाइप के सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं। सेल सिग्नलिंग का पार्ट है आरटीकेस। सेल सरफेस रिसेप्टर होते हैं, हमने दो टाइप के रिसेप्टर्स पढ़े थे, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स और सेल सरफेस रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर वो रिसेप्टर होते हैं जो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, और सेल सरफेस रिसेप्टर वो रिसेप्टर होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। हमने देखा था कि सेल सरफेस रिसेप्टर्स में बेसिकली अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। कुछ रिसेप्टर्स प्रोटीन से लिंक्ड होते हैं, उन्हें कहते हैं प्रोटीन रिसेप्टर्स। कुछ एंजाइम से लिंक्ड होते हैं, उन्हें कहते हैं एंजाइम रिसेप्टर्स। कुछ रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं जो आपके आयन चैनल बेस्ड होते हैं, तो आयन चैनल रिसेप्टर्स। ऐसे हमने डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स देखेंगे। उसी पाथवे में हम देखते हैं सबसे पहले आरटीकेस क्या होता है। आज का वीडियो बेस्ड होगा टोटली आरटीकेस रिसेप्टर्स पे। आरटीकेस रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, टायरोसिन काइनेज। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज क्या है? एक टाइप के सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं, एंजाइम रिसेप्टर्स होते हैं। एंजाइम रिसेप्टर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके पास इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी होती है, इन्हें किसी अदर एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इन रिसेप्टर्स के पास इंट्रिंसिक ही एंजाइमेटिक डोमेन प्रेजेंट होता है, जो उसको क्या कर सकता है, एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी अपनी शो करता है। कैसे होता है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये सब हम देखेंगे। किस पार्ट में एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी होगी, ध्यान से समझिए। अभी सबसे पहले हमने देखा कि सेल सरफेस रिसेप्टर होंगे, मतलब ये आपकी सेल की सरफेस है, यहाँ पर सेल सरफेस इस पार्ट पे प्रेजेंट हो गया ये रिसेप्टर्स। किसी भी रिसेप्टर के तीन पार्ट्स होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, ये क्या कहलाएगा उसका, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, ट्रांसमेम्ब्रेन पार्ट, और ये होता है उसका इंट्रिंसिक पार्ट या साइटोप्लाज्मिक डोमेन, साइटोप्लाज्मिक डोमेन। सेल सरफेस रिसेप्टर के हमने ये देखे थे, ध्यान आ रहा हो तो आपको, जीपीसीआर की सिग्नलिंग में हमने देखा था, उसमें भी एक एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट होगा, मतलब ये पार्ट होगा लिगेंड बाइंडिंग पार्ट। यहां से कौन आके बाइंड करेगा, सिग्नल्स या लिगेंड। सिग्नल्स आके बाइंड करेंगे आपके, या लाइगेंड आके बाइंड करेगा। लाइगेंड स्पेसिफिक होते हैं, हमें पता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट लाइगेंड स्पेसिफिक होगा, जहां से लाइगेंड या सिग्नल्स आके बाइंड करेंगे। आपका साइटोप्लाज्मिक पार्ट वो होगा जो जिसके अकॉर्डिंग लिगेंड बाइंड हुआ है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स शो कराएगा। मतलब सिग्नलिंग कैस्केड को चलाने का काम कौन करेगा, आपका साइटोप्लाज्मिक पार्ट। सेम ऐसे ही रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के केस में हमें नाम से ही समझ में आ रहा है। सबसे पहले हमने कह दिया कि कैसे रिसेप्टर होंगे, सेल सरफेस रिसेप्टर्स होंगे, मतलब सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट पॉइंट हमें समझ में आ गया, सेल सरफेस रिसेप्टर होंगे, सेल सरफेस रिसेप्टर होंगे। तो क्या ये प्रोटीन बेस्ड रिसेप्टर है? नहीं, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, काइनेज मतलब एंजाइम से, कहीं ना कहीं एंजाइम्स एसोसिएटेड है, मतलब एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर होंगे। इनमें एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी होगी, एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। कौन से रिसेप्टर? रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो अब इनकी एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी कहाँ होगी, कैसे शो करेंगे, किस अमीनो एसिड पे बाइंड होंगे, वो सब हम डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का पाथवे, कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज की स्ट्रक्चर कैसे होगी, कैसे एक्टिवेट होंगे, और कहाँ कहाँ किन किन सिग्नलिंग पाथवे में रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज देखा गया है। सबसे पहले यही देख लेते हैं हम कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज की सिग्नलिंग कहाँ कहाँ देखी जाती है। आपके डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स हो गए, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, उस केस में भी आप आरटीकेस रिसेप्टर को ही यूज करते हैं। आरटीकेस रिसेप्टर्स के डिफरेंट ये रिसेप्टर्स किन किन मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हमने जीपीसीआर का देखा डिफरेंट पाथवे, वैसे आरटीकेस के भी डिफरेंट पाथवे होते हैं, वो किस किस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं वो देखते हैं। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स में आरटीकेस रिसेप्टर्स होते हैं। आपके फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स हो गए, मतलब यहाँ एज ए सिग्नल्स कौन वर्क करेंगे, ग्रोथ फैक्टर्स। किसके रिगार्डिंग? फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, नर्व ग्रोथ फैक्टर, आपके डिफरेंट प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। इन सब में सिग्नलिंग पाथवे में इंसुलिन के केस में भी आरटीकेस रिसेप्टर्स वर्क करते हैं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स। इन सब में कौन से रिसेप्टर्स वर्क करेंगे, आपके आरटीकेस के रिसेप्टर्स के थ्रू सिग्नलिंग होती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम देख चुके हैं, रास मैप काइनेज पाथवे। इसके अलावा हम देख चुके हैं रास मैप काइनेज पाथवे,
रास मैप काइनेज पाथवे भी किस पे बेस्ड है? आपके आरटीकेस पे बेस्ड पाथवे है। रास मैप काइनेज पाथवे भी कैसे बेस्ड है? आरटीकेस बेस्ड पाथवे होता है। अब आरटीकेस बेस्ड पाथवे, तो आरटीकेस की बेसिक पार्ट क्या होगा वही हम स्टडी कर रहे हैं कि जैसे हमने जीपीसीआर का बेसिक पार्ट स्टडी किया, सेम वैसे ही आरटीकेस का बेसिक पार्ट क्या होगा आज वही स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आरटीकेस का बेसिक पार्ट, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। सेल सरफेस रिसेप्टर होंगे, मतलब कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? सेल की सरफेस पे। सबसे पहले कहाँ प्रेजेंट होंगे? सेल की सरफेस पे। अब क्या क्या स्ट्रक्चर होगा इस पार्ट में वो स्टडी करते हैं। सबसे पहले ये रिसेप्टर मोनोमेरिक फॉर्म में, सबसे पहले हमने देखा था एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट होगा, ट्रांसमेम्ब्रेन पार्ट होगा और इंट्रा सेलुलर या साइटोप्लाज्मिक पार्ट होगा। सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है इसका साइटोप्लाज्मिक पार्ट। सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन होगा? ये साइटोप्लाज्मिक पार्ट है इसका, साइटोप्लाज्मिक पार्ट सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होगा, मतलब सबसे लंबा साइटोप्लाज्मिक पार्ट होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, जहां या लिगेंड बाइंडिंग डोमेन, लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन, जहां से लाइगेंड आके या सिग्नल्स आके बाइंड करेंगे, ठीक है। ये होगा इसका ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन। ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर्स होगी, जनरली क्या होगी? अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर्स। इस पार्ट से आपके क्या बाइंड करेगा? सिग्नल से लाइगेंड आके बाइंड करेंगे। अब साइटोप्लाज्मिक डोमेन पे क्या होते हैं? साइटोप्लाज्मिक डोमेन पे टायरोसिन अमीनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं। कौन सा अमीनो एसिड रेसिड्यू? टायरोसिन अमीनो एसिड रेसिड्यू क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। टायरोसिन अमीनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट होंगे। सेम ऐसे ही राइटिकेस में एक और रिसेप्टर होगा, मतलब ये जब तक सिग्नल्स नहीं आते हैं तब तक किस फॉर्म में होता है? मोनोमेरिक फॉर्म में होता है। जब तक सिग्नल्स नहीं आएंगे ये आरटीकेस के रिसेप्टर किस फॉर्म में होते हैं? मोनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। टायरोसिन रेसिड्यू, ये इसका टायरोसिन रेसिड्यू प्रेजेंट है, मतलब किस फॉर्म में प्रेजेंट है? मोनोमेरिक फॉर्म में। जैसे ही सिग्नल या लाइगेंड आएंगे, जैसे ही सिग्नल या लाइगेंड आते हैं, ये मोनोमेरिक फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाता है? डायमेरिक फॉर्म में, मतलब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाते हैं दोनों रिसेप्टर्स अपने, और मोनोमेरिक फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है डायमेरिक फॉर्म में। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? जब सिग्नल्स आ चुके हैं, सिग्नल आके बाइंड होंगे, तब इसका मोनोमेरिक फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा डायमेरिक फॉर्म में। मोनोमेरिक फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेसिकली डायमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ गए और ये हो गया डाइमर का फॉर्मेशन, डाइमराइजेशन हो गया। क्या बोलेंगे इसे? डाइमराइजेशन हो गया जैसे ही सिग्नल आके बाइंड हुआ। बट अभी डाइमराइजेशन होने के साथ ही ये एक्टिव रही हुआ है, अभी भी कैसा है? ये बेसिकली इनएक्टिव। ये कैसा है? इनएक्टिव। इस फॉर्म में भी इनएक्टिव था, बट इस फॉर्म में कैसा था? मोनोमर के फॉर्म में। ध्यान रखिएगा, इस फॉर्म में कैसा था? मोनोमर के फॉर्म में। मतलब कह सकते हैं नॉर्मल कंडीशन में आरटीकेस के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो मोनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। उनके साइटोप्लाज्मिक डोमेन पे क्या प्रेजेंट होता है? टायरोसिन रेसिड्यू, अमीनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट हो गए। इसी डोमेन पे क्या होगी? इसके पास इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होगी, मतलब क्या होगी? काइनेज एक्टिविटी या काइनेज प्रॉपर्टी होगी एंजाइमेटिक। एक दो टाइप के एंजाइम रिसेप्टर्स होते हैं, एक वो रिसेप्टर्स जिनके पास इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी होती है, और एक वो रिसेप्टर जिनके पास खुद के पास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो साइटोप्लाज्म के पास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है एंजाइम की, उससे एसोसिएट होते हैं। ठीक है, मतलब कह सकते हैं इसके तो साइटोप्लाज्मिक डोमेन के पास इंट्रिंसिक ही एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी है। कैसी है काइनेज प्रॉपर्टी? इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी किसके पास? इसके साइटोप्लाज्मिक डोमेन के पास। बट कुछ रिसेप्टर्स ऐसे भी होते हैं जो एंजाइम लिंक्ड, एंजाइम एसोसिएटेड होते हैं, मतलब उनके साइटोप्लाज्मिक डोमेन के पास तो एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी, बट वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट किसी एंजाइम से एसोसिएटेड हो गए, उन्हें कहा जाता है एंजाइम एसोसिएटेड। ये कैसा है? एंजाइमेटिक रिसेप्टर से जिनके साइटोप्लाज्मिक डोमेन के पास खुद के पास एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी होगी।
ठीक है, इसके साइटोप्लाज्मिक डोमेन के पास एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी है, तो उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल इसी कारण तो इसे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज कहा गया है, क्योंकि ये टायरोसिन, ये जो काइनेज है, ये टायरोसिन रेसिड्यू का फॉस्फोराइलेशन कराएगा, टायरोसिन अमीनो एसिड रेसिड्यू पे जाके फॉस्फोराइलेशन कराएगा। बट कब? सबसे पहले सिग्नल आए, सिग्नल बाइंड हुए, सिग्नल बाइंड होने के साथ ही इसने डाइमर का फॉर्मेशन किया, बट अभी भी कैसे हैं? इनएक्टिव। ये इसके क्या है? टायरोसिन अमीनो एसिड रेसिड्यू। अब इसके पास इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी है जो कहाँ जाके फॉस्फोराइलेशन कराएगी? काइनेज प्रॉपर्टी जो फॉस्फोराइलेशन तो कराएगी, बट किस अमीनो एसिड रेसिड्यू पे? टायरोसिन अमीनो एसिड रेसिड्यू पे। इसी के कारण तो इसे टायरोसिन काइनेज कहा जाता है। सेरिन थ्रियोनिन काइनेज हो गए तो सेरिन थ्रियोनिन अमीनो एसिड रेसिड्यू पे फॉस्फोराइलेशन कराएंगे। हिस्टिडीन काइनेज रिसेप्टर हो गए तो हिस्टिडीन अमीनो एसिड पे फॉस्फोराइलेशन कराएंगे। डिपेंड करता है कि वो किस अमीनो एसिड पे फॉस्फोराइलेशन कराएंगे। अब देखते हैं आगे क्या होगा। डाइमराइजेशन हो गया, बट अभी भी कैसा है? इनएक्टिव। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप अब होगा ऑटोफॉस्फोराइलेशन या क्रॉस फॉस्फोराइलेशन। इस स्टेप में काइनेज एंजाइम साइटोप्लाज्म के इंट्रिंसिक काइनेज प्रॉपर्टी टायरोसिन रेसिड्यू को क्या कर देगी? फॉस्फोराइलेटेड कर देगी। किसके थ्रू? क्रॉस फॉस्फोराइलेशन के थ्रू। क्रॉस फॉस्फोराइलेशन के थ्रू क्या हो जाएगा? टायरोसिन रेसिड्यू का फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। ये डाइमराइजेशन हो गया था इनका, बट अभी कैसे थे? इनएक्टिव थे। ये आपके सिग्नल्स आके बाइंड किए थे। क्या है आपके? सिग्नल या लाइगेंड। सिग्नल आके बाइंड किया था। ये आपके टायरोसिन रेसिड्यू है। इस स्टेप में होगा अब आपका ऑटोफॉस्फोराइलेशन। ऑटोफॉस्फोराइलेशन होगा मतलब टायरोसिन रेसिड्यू पे जाके फॉस्फोरिल ग्रुप अटैच होगा। इस स्टेप में क्या होगा? ऑटोफॉस्फोराइलेशन या क्रॉस फॉस्फोराइलेशन। ऑटोफॉस्फोराइलेशन या क्रॉस फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन, क्रॉस फॉस्फोराइलेशन या ऑटोफॉस्फोराइलेशन। इस स्टेप में टायरोसिन रेसिड्यू पे फॉस्फोरिल ग्रुप जाके अटैच हो जाएगा। टायरोसिन रेसिड्यू पे क्या हो जाएगा? फॉस्फोरिल ग्रुप जाके अटैच हो जाएगा, उसका फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। अब इसमें फॉस्फोरिल का डोनर कौन होगा? हमें पता है यदि काइनेज आएगा तो फॉस्फोरिल ग्रुप का डोनर कौन होगा? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या होगा? फॉस्फोरिल ग्रुप का डोनर होगा, जो अपने एक फॉस्फोरिल ग्रुप को किसको दे देगा? टायरोसिन को दे देगा, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। अब डेफिनेटली हमें यहाँ दिख रहा है कि 6 टायरोसिन है, मतलब कितने एटीपी खर्च होंगे? 6 एटीपी। 6 टायरोसिन अमीनो एसिड रेसिड्यू का फॉस्फोराइलेशन होगा, मतलब इसमें एनर्जी लग रही है इस प्रोसेस में। जैसे ही सिग्नल आके बाइंड होंगे, सबसे पहले क्लोज प्रोक्सिमिटी में आएंगे। क्लोज प्रोक्सिमिटी में आते से ही उसके पास इंट्रिंसिक काइनेज एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी है जो क्या करा लेगी? टायरोसिन रेसिड्यू का फॉस्फोराइलेशन कराएगी। टायरोसिन रेसिड्यू पे फॉस्फोरिल ग्रुप जाके अटैच हो जाएंगे। इस स्टेप, किस स्टेप के थ्रू? या तो ऑटोफॉस्फोराइलेशन के थ्रू या क्रॉस फॉस्फोराइलेशन कहा जाएगा। टायरोसिन रेसिड्यू पे अमीनो एसिड गए, मतलब इसमें 6 एटीपी का कंजप्शन हुआ, उसमें खर्च हुई 6 एटीपी। जैसे ही फॉस्फोरिल ग्रुप अटैच हो जाएगा, उसके पास टायरोसिन रेसिड्यू के पास एक डॉकिंग साइट जनरेट हो जाएगी। क्या जनरेट हो गई है? एक डॉकिंग साइट जनरेट हो गई है, जहां पर कोई भी प्रोटीन आके बाइंड कर जाएगी, जिसका भी सिग्नलिंग पाथवे चलाना है, जिसके भी रिकॉर्डिंग। इसमें कन्फर्मेशन चेंज होंगे। यहाँ पे एक डॉकिंग साइट जनरेट हो जाएगी। डॉकिंग साइट जनरेट होते से ही कोई भी फॉस्फोरिल, डिपेंड करता है कौन सा सिग्नलिंग पाथवे आप चला रहे हैं, इंसुलिन का चला रहे हैं, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर चला रहे हैं, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर चला रहे हैं, या अदर सिग्नलिंग पाथवे चल रहे हैं जो आरटीकेज के थ्रू फॉलो करते हैं पाथवे को। उसके अकॉर्डिंग क्या होगी? एक रिले प्रोटीन आके बाइंड कर जाएगी। अब जैसे ही प्रोटीन आके बाइंड करेगी, एज ए सेकेंडरी मैसेंजर वर्क करेगी और सिग्नल को ट्रांसफर करवाने का काम करेगी, मतलब सिग्नलिंग कैस्केड ऑन। एक सिग्नल दूसरे को ट्रांसफर होगा, दूसरा तीसरे को ट्रांसफर होगा, और फाइनली न्यूक्लियस में जाना है, उसे जीन के रिगार्डिंग सिग्नल शो करना है, रिस्पॉन्स शो करना है, उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स शो करेगा। मतलब हमने सिंपल सा देखा रिसेप्टर टायरोसिन केस में सबकी बेसिक मैकेनिज्म तो यहाँ तक सेम होगी आरटीकेज के हर पाथवे की, कि क्या होगा? सबसे पहले सिग्नल आके बाइंड होंगे, उसमें क्लोज प्रोक्सिमिटी में आएंगे, डाइमराइजेशन होगा, डाइमर होंगे, बट अभी भी कैसे होंगे? इनएक्टिव होंगे। जैसे डाइमराइजेशन हो गया, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? क्रॉस फॉस्फोराइलेशन या ऑटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें उसके किस रेसिड्यू पे होगा? टायरोसिन अमीनो एसिड रेसिड्यू पे फॉस्फोरिल ग्रुप आके बाइंड हुआ। जैसे ही फॉस्फोरिल ग्रुप आके बाइंड होगा, नेक्स्ट स्टेप में कोई भी रिले प्रोटीन आके उससे बाइंड होगी,
रिले प्रोटीन बाइंड हो जाएगी उससे। जैसे ही रिले प्रोटीन बाइंड होगी, अब क्या होगा, सिग्नल कैस्केड ऑन, सिग्नलिंग कैस्केड ऑन, सिग्नलिंग कैस्केड ऑन हो गया। अब जैसे ही सिग्नलिंग कैस्केड ऑन होगा, सिग्नल ट्रांसफर होंगे, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सिग्नल का ट्रांसफर होगा और फाइनली क्या होगा, न्यूक्लियस में जाना है तो न्यूक्लियस में जाके क्या करेंगे, जीन को एक्टिवेट करेंगे, जिसके भी रिकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्स शो करना है, रिस्पॉन्स शो करेगा। मतलब फाइनली वो क्या करेगा, जो भी सिग्नल आया है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स शो करेगा, उसको जैसे भी सिग्नल मिले हैं उसके। बट बेसिक मैकेनिज्म आरटीकेस की यही रहेगी। कैसे साइटोप्लाज्मिक, ध्यान रखिएगा ये कैसा है, इसके साइटोप्लाज्मिक डोमेन के पास इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी है, उसके पास कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि वो साइटोप्लाज्मिक एंजाइम से एसोसिएटेड हो। इसी कारण इसे कहा जाता है एंजाइम लिंक्ड, क्योंकि इसके पास इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी है। एंजाइम एसोसिएटेड रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं जिनके खुद के साइटोप्लाज्मिक डोमेन के पास एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट एंजाइम को वो एसोसिएट करते हैं और उससे सिग्नलिंग कैस्केड ऑन कराते हैं। तो यह आरटीकेस का बेसिक पाथवे था कि कैसे चलेगा। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि आरटीकेस के एक रिसेप्टर में म्यूटेशन हो जाए, यदि आरटीकेस के एक रिसेप्टर में म्यूटेशन हो जाए मतलब उसमें कुछ भी कन्फर्मेशनल चेंजेस हो जाएंगे, उसका साइटोप्लाज्मिक डोमेन जिसके पास एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी थी वो चेंज हो जाए, उसके एक रिसेप्टर के पास क्या हो जाए, म्यूटेशन, म्यूटेटेड हो गया, ये म्यूटेशन हो जाएगा, तब उस कंडीशन में क्या होगा, क्या सिग्नलिंग कैस्केड चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि एक रिसेप्टर में म्यूटेशन हो गया है, डाइमराइजेशन तो हो जाएगा, डाइमराइजेशन हो जाएगा, सिग्नल आके बाइंड हुए, डाइमराइजेशन हो गया, डाइमराइजेशन तक की तो प्रोसेस होगी, बट उसमें क्रॉस फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि उसके साइटोप्लाज्मिक डोमेन की एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी में म्यूटेशन हो गया है, इस कारण उसमें क्रॉस फॉस्फोराइलेशन या ऑटो फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा। और यदि क्रॉस फॉस्फोराइलेशन और ऑटो फॉस्फोराइलेशन नहीं हुआ तो पाथवे कैसा रहेगा, इनएक्टिव। कैसे सिग्नलिंग कैस्केड रहेगा, इनएक्टिव। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कैसे। यदि सिग्नलिंग के रिसेप्टर्स के एक रिसेप्टर में म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन का मतलब उसके साइटोप्लाज्म की एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी में अगर म्यूटेशन हो जाएगा, उसकी एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी ही लॉस्ट हो जाएगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका डाइमराइजेशन तो होगा, वो डाइमर का फॉर्मेशन तो करेगा, बट उसमें क्रॉस फॉस्फोराइलेशन या ऑटो फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा। और यदि फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा तो डॉकिंग साइट जनरेट नहीं होगी, और यदि डॉकिंग साइट जनरेट नहीं हुई तो उसके रिगार्डिंग कोई भी रिले प्रोटीन आके बाइंड नहीं करेगी, सेकेंडरी मैसेंजर ट्रांसफर नहीं होंगे, और यदि सेकेंडरी मैसेंजर ट्रांसफर नहीं हुए तो उसके अकॉर्डिंग सेल सिग्नल रिस्पॉन्स शो नहीं करेगी। मतलब म्यूटेशन के केस में आरटीकेस का पाथवे नहीं चलेगा, म्यूटेशन के केस में आरटीकेस का पाथवे कैसा हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो आपका, आरटीकेस रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, बहुत ही बेसिक रिसेप्टर्स है, एंजाइमेटिक रिसेप्टर है, सेल सरफेस रिसेप्टर है। केवल क्या कवर करता है, ये बेसिक मैकेनिज्म कवर करता है आज का वीडियो कि आरटीकेस का पाथवे चलेगा कैसे, किसके रिगार्डिंग, अगर सिग्नल इंसुलिन आए, यदि डिफरेंट सिग्नल्स आए तो कैसा उसका पाथवे चलेगा, वो भी आपको सिग्नल रास मैप काइनेज पाथवे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो आरटीकेस बेस्ड है। जिनको भी इसके आगे का रास मैप काइनेज देखना है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक शेयर की गई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपकी स्टडी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। यदि वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।